गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है। तो उसमें बताया समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और बराबर आकार का होता है। वस्तु जितनी दर्पण के आगे होती है उतने ही पीछे बनता है। तीसरी बात बताई उसमें पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पार्श्व परिवर्तन बता रहा था मैं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? समतल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यह घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। जैसे ये कोई दर्पण है, हम बता रहे थे, अगर इसमें यहाँ पर हमने ये के बनाया तो इसको डंडे को हम बायां भाग मान लेते हैं और ये दायां भाग मान लिया। बायां इधर का होता है, दायां इधर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो बायां भाग है वो दाएं भाग में चला जाएगा और ये दायां है ना वो बाएं में आ जाएगा। ऐसे बनेगा, पार्श्व परिवर्तन हो जाते हैं। आर मैंने ऐसे बताया था, आर इसमें ऐसे बनेगा। तो ये घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। समतल दर्पण में बायां भाग दायां और दायां भाग कैसा बनता है? बायां बनता है। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, जैसे ए है। ए ऐसा ही दिखाई देगा क्योंकि इसमें दोनों पार्श्व कैसे हैं? एक जैसे हैं। बायां भाग और दायां भाग भी एक जैसे पार्श्व हैं, तो इनमें पार्श्व परिवर्तन की घटना नहीं होगी। ए है, बी में हो जाएगी, सी में हो जाएगी, डी में, ई एफ जी, एच में नहीं होगी, आई में नहीं होगी। तो ऐसे 10 अक्षर हैं अल्फ़ाबेट जिसमें पार्श्व परिवर्तन की घटना नहीं होगी। यू है, अब इसके दोनों ही पार्श्व एक जैसे कहाँ हो जाए, इसमें परिवर्तन नहीं होते। तो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, यानी ये, या कुछ और ले लो, पी डैश ले लो, तो ये दोनों बराबर सिद्ध करनी है। अपन को सिद्ध करना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आगे वस्तु स्थित होती है। तो अपन को सिद्ध करना है पी एम बराबर पी डैश एम, ये डिस्टेंस बराबर करनी है। तो इसके लिए हमने समतल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हो क्या ये चित्र बनाया, ये बना दिया। अब इस पे कोई आप ये एंगल डालो, एक है यहाँ से नाम डाल दो इनके, इसके दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कोण हो गया, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लगातार डालते गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 9वां और ये 10वां, ये कोण डाल दिया हमने। तो यहाँ आप देखिए अपन को क्या करना है, ये भुजा इस भुजा के सिद्ध करनी है। तो ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना होगा। जो 9th क्लास में पढ़ाई है तुम्हें मैथ में सर्वांग समता, उससे सहारा लेना है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे करें सर्वांग सम। तो उसके लिए हम कुछ इसमें घटक ले लें। एक साइड हमारी कॉमन है ये, अगर एक कोण 9 के बराबर हो जाए और ये भुजा इसके बराबर हो जाए तो ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम इनको करेंगे, एक और 9 के बराबर सोच लो और यहाँ कोई डालो ये अक्षर ओ और इसको डाल दो ओ डैश। तो पी ओ को पी डैश ओ के बराबर करके देखो। तो ऐसा कब होगा, पहले हमें अब यहाँ पर ये कोणों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये लंब है भाई, एन ओ लंब किस पर है, एम ओ डैश कह लो या ओ डैश कह लो, ये की लाइन है। एंड दूसरा और क्या है, एन डैश ओ डैश किस पर है, वही पर है सेम। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये देखो यहाँ ये वाला कोण कौन सा हुआ, आपतन कोण,
आपतित किरण ये आ रही है, ये अविलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण। तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण कोण I बराबर कोण R होता है। तो यहाँ 2 और 3 इसकी जगह पर रखे हैं, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3, 1 नंबर डाल दिया। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे 2 और 3। लेकिन ये देखो तुम्हें लंब बताया, तो इन दोनों कोणों का मान 1 और 2 का मान कितना है 90, और 3 और 4 का मान कितना है 90। तो ये परंतु हमने लिखा है ON लंब है O' पर, इसलिए क्या होगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 लंब है तो ये दोनों कोणों का मान 90, इन दोनों का, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आप इसमें रिप्लेस करो, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 3 की जगह आप 2 रख सकते हो ना, बोलो 2 और 3 बराबर कर रखे भाई तुमने, तो 2 और 3 2 रख दिया, ये 4, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर आया तुम्हारा कोण 1 बराबर कोण 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। कोण 1 और 4 को क्या कर लिया आपने, इक्वल कर लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ कोण 1 बराबर 4, कोण 1 बराबर 4। अब देखो यहाँ चित्र में देखिए, कोण 4 और 9 जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखो 4 कोण यहाँ बन रहा है और ये इसके सामने ये सरल रेखा है कि नहीं बताओ, और ये भी एक सरल रेखा है, अभी बताया। तो 2 सरल रेखाएं एक दूसरे काट रही हैं, तो 4 और 9 अपने आमने सामने के कोण हैं, तो ये 4 और 9 बराबर होंगे, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कोण 9 बराबर होगा कोण 4 के, चूंकि कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। और अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा करना था, हमें तो भाई 1 और किसने करने थे 9 बराबर करने। अब यहाँ 4 और 9 बराबर हो गए, 4 और 9 बराबर हो गए इसमें। अब 4 किसके बराबर था, 1 के। 4 किसके बराबर था, 1 के, इसको भी कोई नंबर दे दो 3। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करो भाई, देखो यहां पर भी 4 1 के बराबर है, 4 9 के बराबर है, इसका मतलब 1 और 9 बराबर हो गए ना, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, 1 और 9 बराबर हो गए कोण। इसी प्रकार आप दूसरे को, इसको नहीं करो, सेम कर दो। इसी प्रकार क्या होगा, यहां कौन सा एंगल डाला है, ये मैंने 5, ये दिख रहा है ना, 5 और 10। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सेम एज कर सकते हो। इसी प्रकार एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 10, ये आ गया अपना 5वां, ठीक है। 5 और 10 बराबर हो गए। अब हमें तो ये साइड बराबर करनी थी, तो इसका मतलब ये पहले इस वाले त्रिभुज को दोनों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो आप यहां लीजिए, ये यहां चलते हैं, MOO' एक सरल रेखा है कि नहीं, देखो सरल रेखा है, ये वाली लाइन एक ही है, वही लाइन है। सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण POO', ये पूरा, ये पूरा ले लिया मैंने, 1 तो ये हो गया,
और PO डैश, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। और देखो 9 और इसका P डैश O डैश का, इसका भी 180, ये नीचे बन रहा है इसके बराबर क्या होगा, कोण 9 प्लस P डैश O डैश बराबर 180 डिग्री है। दोनों 180, दोनों लीनियर पेयर है, रैखिक कोण है भाई, रैखिक कोण है ये। तो ये अब देखो यहाँ पर 1 को 9 के बराबर कर रखा है आपने, तो 9 की जगह 1 लिख दो या 1 की जगह 9 लिख दो भाई, एक ही चीज है। ये 9 की जगह 1 पुट कर देता हूँ 1, तो एंगल PO डैश, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, PO डैश कोण जो है किसके बराबर हो गया, PO डैश के बराबर हो गया। यहाँ पर ये डैश हो लगा, P डैश, ये P डैश O डैश, यानी ये 9 प्लस P डैश O डैश, ये ना 180 था, और ये 1 प्लस PO डैश 180 था, तो ये यहाँ इसका मान रख दिया, तो इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ये नंबर डाल दिया छठा डाल दिया। अब आप ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हो। देखो त्रिभुज PO डैश व P डैश O डैश में दो त्रिभुज ले लिए, एक तो ये वाला लिया है, ये वाला, और एक नीचे वाला ये। इन दोनों में देखो आपने क्या कर रखा है, ये कोण ये इसके बराबर कर लिया पूरे के, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर कर चुके हो ये, और देखो ये कॉमन है इसमें, ये भुजा कॉमन है O डैश दोनों की है, और ये 5 10 के बराबर कर रखा है आपने। 5 कोण किसके बराबर, तो ये लगाएगा कोण भुजा कोण नियम से दोनों सर्वांग, यानी कौन सा लग गया ASA रूल। तो यहाँ लिखाएंगे, एक तो अभी बराबर करा है वो लिख दो, ये वाला है PO डैश बराबर P डैश O डैश, ये समीकरण 6 से लिख दिया मैंने। और ये देखो ये वाला मैं बता रहा हूँ कॉमन आ रही है साइड, O डैश बराबर है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। और देखो ये 5 और 10 बराबर कर रखे हैं, कोण 5 बराबर किसके कर रखा है, कोण 10 के। यहाँ देखो कोई समीकरण लिखा था आपने, कौन सा, 5 बराबर 10, समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 से लिख दिया। अब ये हो गया तुम्हारा कोण, ये भुजा कोण। अब लिखेंगे यहाँ ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। PO डैश सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा P डैश O डैश, ये हो। तो बाई CPCT क्या होता है ये, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव कैसे होते हैं, समान। तो CPCT का अर्थ है करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो इसका मतलब यही है, हिंदी में बोलें तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो 3 अवयव तो हमने काम में ले लिए इसमें, और 3 अवयव और हुए वो बराबर हैं, लेकिन हमें 3 नहीं बराबर, हमें तो ये बराबर करना था इसके। तो हम CPCT से लिख देंगे PO बराबर होगा P डैश O, ये नंबर डाल दिया। कहाँ तक नंबर डाल चुके हैं, देखो 6 तक, 7 नंबर डाल दिया समीकरण, 7 नंबर डाल दिया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये भुजा इसके बराबर हो चुकी है, ये कोण इस कोण के बराबर पहले कर चुके हैं 1 और 9 को। तो अब ये दोनों त्रिभुज लेके हम इन दोनों को क्या कर देंगे, भुजा कोण भुजा SAS नियम से सर्वांग सम कर देंगे, और CPCT से क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो अब मैं दोनों त्रिभुजों को ले रहा हूँ, इनको कौन कौन से को, एक तो त्रिभुज ले लेता हूँ ये वाला, कौन सा त्रिभुज लें, ये वाला ले रहे हैं। एक ले लेते हैं अपन त्रिभुज, कौन सा,
एम ओ, व दूसरा P डैश एम ओ डैश। ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ये दोनों त्रिभुज लिए। अब इसमें आपको पता है अभी किया है, ये पी ओ बराबर क्या है, P डैश ओ के बराबर है। समीकरण 7 से ले लिया मैंने। और ये वाला देखो कोण 1 और 9 बराबर हैं। कोण 1 और 9 कौन से समीकरण में डाले थे, देखो यहाँ ये रहा, चौथे में समीकरण 4 से डाल दिया। और ये वाली भुजा देखो, ये उभयनिष्ठ है दोनों की, एमओ। एमओ बराबर एमओ लिख सकते हो या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिखा, कॉमन लिखो। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये साइड है, ये कोण है और ये साइड है, यानी भुजा कोण भुजा। तो ये हो गया तुम्हारा SAS सर्वांग समता से। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PMO सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा P डैश MO डैश। तो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये डैश के ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। अब CPCT से क्या हो जाएगा, बाई CPCT हमें क्या करना था, ये पार्ट इसके बराबर करना था। तो लिख देंगे PM बराबर P डैश M। ये हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था, यही लाना था। देखो इसमें PM पहले 2 अक्षर हैं, तो इसके पहले 2 अक्षर के बराबर होगा। तो ये 9th क्लास में समरूपता पढ़ी थी। अगर नहीं आती आपको तो एक बार दोबारा से पूछ लेंगे, है ना। इस प्रकार ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गई। तो हमने क्या सिद्ध किया है, किसी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, वो दर्पण से बिंब की दूरी के बराबर होती है। एक सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए, ऐसा कुछ आता है। तो ये फॉर्मूला ड्राइवेशन है, थोड़ा नियमबद्ध है, आप याद करेंगे याद हो जाएगा। आपको समरूपता आनी चाहिए, जो 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ाई थी। यहाँ आप देखो साइंस में लग रही है ये। तो यहाँ हमने इस दूरी को इस दूरी के बराबर है। पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया है, फिर CPCT से ये भुजा इसके बराबर कर ली। अब इन दोनों को सर्वांग सम कर दिया और CPCT से ये भुजा इसके बराबर कर ली। और यही सिद्ध करना था हमें कि जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, वो बिंब की दूरी के बराबर होती है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दोनों ही बराबर आनी चाहिए। तो जिसको दिक्कत है वो दोबारा से पूछ सकता है। अब कुछ हम यहाँ पर दर्पण संबंधी परिभाषाएं बताएंगे। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं बताएंगे, जैसे अभी हमने दर्पण बनाए थे यहाँ, ये खोखला गोला है, ये खोखला गोला है। कैसा है, खोखला गोला। अब खोखले गोले के किसी भाग को काट कर क्या बनाया जाता है, दर्पण बनाया जाता है। तो ये दर्पण बन गया। ये कौन सा, इसके बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर देता हूँ तो कौन सा दर्पण बना है, इसकी परावर्तक सतह देखो, बिना पॉलिश वाली सतह कैसी है। बिना पॉलिश वाली सतह चेक करो आप कैसी है, इसकी बिना पॉलिश वाली सतह चेक करेंगे कैसी है। बिना पॉलिश वाली ये वाली सतह धसी हुई है, तो कौन सा होगा, अवतल। कौन सा है, अवतल है। तो यहाँ ये अवतल है, तो ये क्या बता रहे हैं हम, दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं।
क्या बता रहे हैं? दर्पण संबंधी परिभाषा। तो ये अब ये दर्पण है तुम्हारा। अब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये कट के यहाँ से मान लिया कोई मैंने एम कटा हुआ भाग मान लिया भाई, ये एम तो जिस कटिस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र कहाँ है? ये सी मान लिया, तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ बेटा वक्रता केंद्र। अब पूछ लिया पेपर में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जा रहा है उसका केंद्र वक्रता केंद्र। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कौन से अक्षर से दिखाते हैं? सी से। तो यहाँ ये सी हो गया वक्रता केंद्र। अब आता है पी, एक यहाँ पी पॉइंट बता रहा हूं। ये परावर्तक सतह कौन सी है? जैसे मैं लिखूं एम एन, और ये देखो एम एन कौन सी है? गोलाई वाली है। तो जिस चाप लगा दो इस पे, चाप एम एन, क्या बोलेंगे इसको? चाप एम एन। चाप एम एन क्या है? परावर्तक सतह। अभी बताया था, नेक्स्ट वीडियो में भी बताया कि परावर्तक सतह क्या होती है। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश यहाँ टकरा है, तो ये सतह कैसी है? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह का जो प्रभावी यहाँ पर क्षेत्र है वो चाप एम एन है। तो चाप एम एन क्या हुआ? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह ये होगी। अब यहाँ पर परावर्तक सतह का जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु सेंटर पॉइंट, वो ध्रुव कहलाता है। तो ये P क्या है? ध्रुव, पोल। क्या है? ध्रुव। ये परावर्तक सतह है, इसका केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं हम? पोल, ध्रुव। तो परावर्तक सतह का ये केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहलाएगा। फिर वैसा पूछ ली ध्रुव किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह है ये वाली, अंदर वाली चाप एम एन। इसका केंद्रीय बिंदु आप मध्य बिंदु लिख सकते हो, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अब परावर्तक सतह तो ये हो गई ये वाली। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वक्रता त्रिज्या। अब अगला देते हैं सीपी। क्या है इसमें? सीपी, ये वाली दूरी सीपी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से दिखा रहे हैं, वक्र त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जा रहा है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या कह दें, यहां से यहां तक की त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या होगी? सीपी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्र त्रिज्या की परिभाषा एक तो ये होगी, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या वक्र त्रिज्या कहलाएगी, है ना। या आप लिख सकते हो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये ध्रुव है भाई, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ये वक्रता त्रिज्या तुम्हारी क्या होगी? आर। ये यहां से यहां तक की दूरी वक्र त्रिज्या कहलाएगी। अब और लेते हैं आगे। यहां से एक समांतर किरण डाली मैंने, ये बस चल रही है मान लो, इससे दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये दूसरी कर दी, ये फोकस से जाएगी। तो ये बिंदु क्या हुआ? फोकस। तो मुख्य फोकस बिंदु एफ, पॉइंट एफ क्या है? मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये पूछ ले, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बताओ।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष। अब पहले मुख्य अक्ष पढ़ो आप। मुख्य अक्ष क्या है? यानी लाइन सीपी लाइन क्या है? सीपी लाइन, ये वाली लाइन सीपी लाइन मुख्य अक्ष है। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ध्रुव। सी क्या है? वक्रता केंद्र। पी क्या है? ध्रुव। तो ये क्या है? सी व पी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल काल्पनिक रेखा। बोलो, मिलाने वाली सरल काल्पनिक रेखा हुई कि नहीं हुई? ये लाइन को कह रहे हैं भाई मुख्य अक्ष। तो ये कहाँ से जा रही है? सी और पी से जा रही है। एफ भी है इस पर, हालांकि जरूरी नहीं है एफ हो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव को, ये ध्रुव है, मिलाने वाली ये सरल काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुख्य अक्ष के समांतर देखो, इस लाइन के समांतर आ रही है कि नहीं आ रही? ये लाइन आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये देखो दर्पण से टकराई, यहाँ परावर्तन हुआ, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस वाले में क्या होगा? ऐसे चली जाएंगी। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलेंगे, ये ऐसे आ जाएगी इधर से, ये वापस आएगी। तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती किस में? अवतल दर्पण में। मिलती हुई किसे प्रतीत होती हैं? उत्तल दर्पण में। वह बिंदु क्या कहलाता है? यानी ये बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो बिंदु एफ क्या होगा? मुख्य फोकस। दोबारा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन हो रहा है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाता है। यानी ये एफ क्या है? मुख्य फोकस है। ठीक है। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस तक की दूरी। तो ये सी पी क्या है? रेखाखंड सी ओ। ये वाला एफ पी, एफ और पी, ये एफ और पी क्या हुआ? रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाया, बड़ा एफ, और जहाँ छोटा एफ बन रहा है उसको हम फोकस दूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। जहाँ बड़ा एफ लिख रहा हो उसको क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस। तो छोटी एफ क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, स्मॉल एफ। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, या कहें ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। या कहें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ये हमेशा फोकस दूरी जो है वो वक्रता की आधी होती है। एफ ये पूरी की यहाँ से यहाँ तक है जो उसकी आधी होती है, यानी एफ बीच में होता है। हम जो कहें आर का मान, आर बराबर होता है 2f, ऐसे भी कह सकते हैं। फोकस दूरी का दूना होता है। आर कितना होता है? फोकस दूरी का डबल। तो ये फोकस दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब आता है द्वारक। ये एम एन सीधा खींच लो यहाँ से यहाँ तक, तो एम एन रेखाखंड, ये चाप एम एन था, ये चाप एम एन तो परावर्तक सतह थी, और ऐसे नापा, ये सीधा ऐसे नाप के यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा द्वारक, अपर्चर। और ये द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का प्रभावी व्यास। ये गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह ये है चाप एम एन, इसका प्रभावी व्यास यहाँ से सीधा नाप है, प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। इफेक्टिव डायामीटर ये ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये इसका ये प्रभावी व्यास है, ये अपर्चर कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ये वाली चाप एम एन। और एक और आती है इसमें, यहाँ एक एफ से लाइन निकाल दें ऐसी सीधी, एक्स वाई नाम दे दिया मैंने इसको। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है?
ये है फोकस तल। क्या है? फोकस तल। अब फोकस तल किसे कहते हैं भाई? फोकस तल ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर खींचा गया तल, यानी मुख्य अक्ष के देखो लंबवत है 90 डिग्री पर है और फोकस बिंदु से खींचा जा रहा है। ये लाइन कहाँ से खींची जा रही है? फोकस से। तो ये खींचा गया तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से खींचा गया तल, जाने वाला तल क्या करेगा? फोकस तल। तो ये दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं थी, इनको आप याद करेंगे और ये याद जब भी हो सकती हैं जब आपने यहाँ से समझी। इसमें चित्र में देख के बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और हम भूलेंगे भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।